ये जो आपका अध्याय है, ये भारतीय इतिहास के मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। और ये जो साम्राज्य आज मैं चल रहा हूं पढ़ाने, विजयनगर साम्राज्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप ये समझिए, जिस समय काल में भारत में मुगल साम्राज्य या आपका दिल्ली में दिल्ली सल्तनत छाई हुई थी, भारत पर बड़े तौर पर इस्लामी आक्रमण हो रहे थे, उस समय काल खंड में ये साम्राज्य अपनी प्रगति, समृद्धि, मतलब विकास की एक नई रूपरेखा को तय करता है। बहुत बढ़िया साम्राज्य, अद्भुत साम्राज्य, किसी भी प्रकार से इसमें कोई कमी नहीं। और इसकी वास्तुकला आप देख लेंगे तो अद्भुत, आपकी आंखें धरी की धरी रह जाएंगी। इतनी अद्भुत इमारतें, इतने सुंदर मंदिर की कोई कहने की बात नहीं। मतलब मंदिरों की जितनी बढ़िया वास्तुकला आपको विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों में दिखती है, उतनी बढ़िया वास्तुकला आपको कहीं और के मंदिरों में नहीं दिखाई पड़ती। विजयनगर साम्राज्य की वास्तु शैली, जो भवन निर्माण शैली है, वो अद्भुत है, अद्भुत जिसे कहते हैं। मतलब मंदिरों की जो नक्काशी की गई है, आप उन नक्काशियों को देखकर अचंभित रह जाएंगे, आपकी आंखें देखती रह जाएंगी। ऐसे मंदिर बनाए हैं विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने। और इनकी आप जब जल निकास प्रणाली पढ़ेंगे, जल प्रबंधन पढ़ेंगे और इनकी जब सुरक्षा व्यवस्था पढ़ेंगे, तो आप अचंभित रह जाएंगे, कितना कोई दूरदर्शी हो सकता है। लेकिन फिर वही बात होती है ना, कि कुछ दूरदर्शी लोगों में कुछ अल्पदर्शी भी होते हैं, और उन्हीं अल्पदर्शियों में से एक थे राम राय जी। और उन्हीं की अल्पदर्शिता ने इस साम्राज्य को पतनमुखी बना दिया। ये साम्राज्य अद्भुत साम्राज्य है, ये साम्राज्य यादवों का साम्राज्य है, ये अपने समय का सबसे अद्भुत साम्राज्य है। इसीलिए एनसीईआरटी में इसको एक स्पेशल अध्याय के तौर पर आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके सबसे प्रतापी राजा हैं कृष्णदेव राय, जो अपने समय के सबसे बेहतरीन शासकों में से एक, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने साम्राज्य में काम किया है। चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक विकास का क्षेत्र हो, कोई भी पहलू उन्होंने नहीं छोड़ा है। आप सबने तेनालीरामन का नाम सुना होगा, वो इन्हीं के दरबार में थे। ठीक है, तो ये एक अद्भुत साम्राज्य वाला आपका साम्राज्य का नाम भी विजयनगर है, और साम्राज्य के राजधानी का नाम भी विजयनगर ही है। समझ में आई बात? राज्य के लिए भी एक अद्भुत नाम है, और राज्य की राजधानी के लिए भी एक अद्भुत नाम है। क्या? विजयनगर। बहुत ही अद्भुत, मतलब आंखों को भाने वाला है विजयनगर। ऐसा साम्राज्य है आपका विजयनगर। तो आज हम चल रहे हैं इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक जानने और समझने, कि विजयनगर साम्राज्य कैसे पनपा, इसके पनपने के पीछे क्या कहानी है, और इसके पतन की क्या कहानी है। इसको हम बहुत विस्तार से समझेंगे। और ये आपकी एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, और ये प्रश्न आपके पेपर में जरूर आता है इसके ऊपर से। ये आपके बोर्ड में आपके लिए 8 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा ही आएगा इस अध्याय से। समझ में आई बात? 8 मतलब 8 का एक अकेला क्वेश्चन भी आ सकता है, और 4 का भी आ सकता है, 4 के 2 भी आ सकते हैं, या 2 के स्प्लिट करके दिए जा सकते हैं। आएगा जरूर क्वेश्चन, 1 नंबर के प्रश्नों में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं इस साम्राज्य की खूबियों को, कि कैसे ये साम्राज्य अस्तित्व में आया और किन गलतियों के कारण इस साम्राज्य का पतन होता है। तो आइए सुनिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना उस समय हुई जब मोहम्मद तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था फैलने लगी थी। अंडरलाइन कर लो, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद तुगलक, मतलब दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था। ठीक है, विजयनगर अथवा विजय का शहर, एक शहर एवं एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। मतलब ये नाम
एक साम्राज्य के लिए भी अद्भुत है और एक एक राजधानी, एक शहर के लिए भी बहुत अद्भुत नाम है। इससे बढ़िया नाम तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। विजय नगर, जीत वाला नगर, जीता हुआ राज्य, जीता हुआ, जो किसी से न हारे, विजय है वो, है ना। तो नाम तो अद्भुत था इसका। सिवेल नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेटन एम्पायर में विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न परंपरागत कथाओं पर प्रकाश डाला है। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई और धीरे धीरे यह प्रगति एवं विस्तार करता गया। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। यद्यपि 1565 में हुए तालीकोट के युद्ध में पराजय एवं आक्रमणकारियों द्वारा लूट के कारण यह उजड़ गया। 1565 में तालीकोट के युद्ध में इस साम्राज्य को बहुत बड़ी क्षति हुई और इसे लूट लिया गया। नहीं, उससे पहले यह साम्राज्य अद्भुत था, मतलब बहुत अद्भुत है। आज भी आप जब जाएंगे ना हम्पी देखने, तो आपको देखने में एक अलग ही आभा महसूस होगी उस क्षेत्र में। बहुत अद्भुत है, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ सुंदर सा नगर, बहुत अद्भुत नगर है, मतलब आंखों को भाने वाला नगर है, ऐसा नगर था विजयनगर। लेकिन राम राय जी की कुछ ज्यादा ही लालसाओं ने, लालच ने इस साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। कहते हैं ना, अगर योग्य शासक रहता है ना, नेता अगर योग्य है आपका, तो सारी चीजें अच्छी जाएंगी, और अगर नेता अच्छा नहीं रहेगा आपका, तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। सारा का सारा दारोमदार नेता के ऊपर होता है, सारा का सारा दारोमदार। इसीलिए तो कहा जाता है, अगर आपका नेता अद्भुत है तो आपका देश भी अद्भुत होगा। समझ में आई बात। नेता में अगर कौशल है, क्षमता है, काम कराने की दृढ़ संकल्पता है, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। और अगर आपके नेता में वो कौशल नहीं है, वो दूरदर्शिता नहीं है, तो फिर आपको कोई जिता भी नहीं सकता, चाहे जितनी ताकतवर सेना क्यों ना लेकर बैठे हो आप। समझ में आई बात। सारा का सारा खेल नेतृत्व का होता है। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के अंदर अगर क्षमता है तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे। और राम राय साहब में नेतृत्व करने की क्षमता तो जरूर थी, लेकिन वो दूरदर्शिता नहीं थी। वो दूरदर्शिता के अभाव के कारण ही साम्राज्य का पतन हो जाता है। और राम राय साहब मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं। राजा उस समय का जो था वो उतना कुशल राजा नहीं था। समझ में आई बात। आगे सुनिए। परंतु फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी के नाम से याद रखा, क्योंकि इसके अवशेष इसी स्थान से प्राप्त हुए हैं। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, अभिलेखों, विभिन्न दस्तावेजों तथा स्थापत्य के अनेक नमूनों ने विजयनगर साम्राज्य की पुनः खोज के प्रयासों में महत्वपूर्ण सहायता की। मतलब पुरातात्विक चीजें तो स्वाभाविक है कि वो आपके इतिहास को बनाने में, इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने में सबसे प्रमुख अवशेषों में से एक होते हैं। उन्हीं पर सारा का सारा दारोमदार होता है। किस चीज का? आपके इतिहास को निर्मित करने का। आपके सामने जो आपका आज तक का इतिहास है, उस इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करने में सबसे बड़ी भूमिका आपके इन पुरातात्विक स्रोतों ने ही निभाई है। सबसे बड़ी भूमिका निभाई है इन्होंने, और किसी ने नहीं निभाई है। समझ में आई बात। संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास किसका? विजयनगर साम्राज्य। अब हम चल रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास को समझने, ठीक है, कि कैसे विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया और कैसे आगे बढ़ा। ठीक है। परंपरा एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम नामक एक व्यक्ति के 5 पुत्रों में से 2 हरिहर एवं बुका ने 1336 में
की, एक नंबर का सबसे उत्तम प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुका ने की। उनके पिता का नाम क्या था? संगम। तो इन्हीं के नाम पर हरिहर बुका ने अपने वंश का नाम रखा। तो इनके वंश का नाम क्या था? संगम वंश। ठीक है। संभवतः इसकी प्रेरणा उन्हें उस समय के प्रसिद्ध विद्वान एवं संत विद्यारण्य तथा उनके अनुज वेदों के विख्यात टीकाकार सायण से मिली। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है, जिसके सामने उत्तर की ओर है अने अनेगुदी का किला। विजयनगर विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम एवं बुका प्रथम का वंश उनके पिता के नाम पर संगम पड़ा। उन्होंने अपनी विजयों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। इनके साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से दक्षिण में कावेरी के निकट तक पहुंच गया था। तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसके उत्तराधिकारियों ने राज्य की सीमाओं में वृद्धि की, शासन के पुनर्गठन के दृष्टिकोण से पर्याप्त कार्य किए एवं सामुद्रिक व्यापार में वृद्धि की, जिससे साम्राज्य समृद्ध हुआ। तो यह था संगम वंश का योगदान विजयनगर साम्राज्य के उत्थान में। उन्होंने इसकी स्थापना करी और फिर इसका विस्तार किया, इसको आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सैन्य तौर पर हर प्रकार से सक्षम बनाया, जिससे कि ये एक बेहतरीन साम्राज्य बन सके। फिर उनके जो वंशज थे वो उतने काबिल नहीं रहे, फिर उन्हीं में से कुछ लोगों ने उन्हें टेक ओवर कर लिया। तो आइए आगे सुनते हैं क्या है कहानी। संगम वंश के बाद सुलभ वंश एवं उसके बाद तुलुव वंश की स्थापना हुई। अंडरलाइन कर लेना। संगम वंश के बाद कौन सा है? शुलुव वंश एवं उसके बाद तुलुव वंश। तुलुव वंश सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वंश से कृष्णदेव राय हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लेना। विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश में कृष्णदेव राय नाम का शासक हुआ, जिसकी गणना संपूर्ण भारत के भी महानतम शासकों में की जाती है। उसने सर्वप्रथम विद्रोही सामंतों का दमन करके शांति एवं व्यवस्था स्थापित की तथा उसके बाद विजय अभियान प्रारंभ किए। उसने 1511 से लेकर 1512 में सदा शिव सुंदरम के किले पर अधिकार किया एवं उसके बाद रायपुर दोआब पर, तत्पश्चात 1513 में उड़ीसा के राजा गजपति तथा बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह पराजित किया। इसके पश्चात उसने अपने साम्राज्य के संगठन एवं प्रशासन की ओर ध्यान दिया। वह स्वयं भी साहित्यिक प्रतिबद्धता संपन्न था तथा उसके समय में कला एवं साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। बहुत ही अद्भुत राजा। कौन? कृष्णदेव राय। कौन से वंश से है? तुलुव वंश से। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये अद्भुत राजा है और इसने विजयनगर साम्राज्य के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मतलब तुलुव वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से ये राजा सबसे महान राजा माना जाता है। भारत के भी सबसे महान राजाओं की श्रेणी में इस राजा को रखा जाता है। किसको? कृष्णदेव राय को। ठीक है, ये याद रखना है। और इसने हर प्रकार से साम्राज्य का विकास किया है। आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सैन्य हो, शैक्षिक हो, हर प्रकार से इसने बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया। विजयनगर साम्राज्य में बहुत अद्भुत मंदिरों का, जिनको आंखें देखती रह जाएं, ऐसे मंदिरों का निर्माण कराया है। किसने? कृष्णदेव राय ने। समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? कितनी भेजे में बात गई? विजयनगर साम्राज्य की प्रगति से एक ओर तो पड़ोसी राज्य जलने लगे और दूसरी ओर कुछ प्रांतपति अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना का प्रयास करने लगे। अयोग्य शासकों के समय में योग्य मंत्री राम राय ने समस्त, अंडरलाइन करना यहां से,
अयोग्य शासकों के समय में योग्य प्रधानमंत्री राम राय ने समस्त शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली। अपनी महत्वाकांक्षाओं में उसने दक्षिण के पड़ोसी मुसलमान राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करना शुरू कर दिया। यह उसकी अदूरदर्शिता पूर्ण तथा अत्यधिक जोखिम भरी नीति थी, जिसके माध्यम से उसने दक्षिण की सल्तनतों को आपस में लड़वाने की कोशिश की, परंतु यह नीति उसके लिए उल्टी पड़ी, क्योंकि ये सुल्तान उसके इरादों को भांप गए तथा तंग आकर दक्षिण के चारों राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर एवं विदर ने एक गठबंधन बना लिया तथा 1565 में कोट के युद्ध में विजयनगर की सेनाओं को बुरी तरह परास्त कर दिया। तो राम राय की अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं ने और इनकी जो नीति थी, दूसरों के बीच में फूट डालने की नीति, पड़ोसियों के बीच में फूट डालने की नीति, पड़ोसी इनकी उस नीति को भांप गए, मुस्लिम शासक इनकी उस नीति को भांप गए। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और विदर, इन चारों रियासतों के सुल्तान इनकी इस नीति को भांप गए कि ये हमें आपस में लड़ाकर कमजोर रखना चाहते हैं और अपना विस्तार करना चाहते हैं। किसकी नीति को समझ गए? राम राय की। राम राय क्या है? प्रधानमंत्री विजयनगर के जो योग्य है, लेकिन अदूरदर्शिता भी है उनके अंदर। तो उनकी इस नीति को समझ के, भांप के, फिर जो ये राजा जो सुल्तान थे, ये सब यूनाइट हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और फिर एकजुट होकर इन पर आक्रमण कर देते हैं। अब भाई अकेले अकेले लड़ते तो जीत भी जाते, अब 4 सेना एक साथ और आप अकेले कहां से जीतोगे? तो तालीकोट के युद्ध में 1665 में विजयनगर साम्राज्य बर्बाद कर दिया जाता है। पूरी तरीके से इसकी समृद्धि को लूट लिया जाता है इन चारों रियासतों के द्वारा, इन चारों साम्राज्यों के द्वारा, और पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य बर्बाद कर दिया जाता है सिर्फ एक गलती के कारण। दूसरों के घर में लड़ाई मत लगाओ। सीख मिल रही है ना यहाँ पे? यही तो सिखाने के लिए पढ़ाया जाता है आपको इतिहास। जब तक आपसे विवाद ना हो ना, तब तक किसी से पंगा मत लो। जब अपने पे आए तब जाओ लड़ो, तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान भी कहेंगे अच्छी बात है भाई, तेरे से लड़ने आ रहा है जा लड़, लेकिन दूसरों को लड़ाने का क्या मतलब बनता? दूसरों को लड़ाओगे तो आप भी उसका नुकसान झेलोगे ही झेलोगे, अगर वो आपकी नीति को समझ गए तो। और वो आपकी नीति को समझ गए तो अब आपकी खटिया खड़ी करने में वो टाइम तो नहीं लगाने वाले। सीधी बात, नो बकवास। समझ में आई बात? इसके पश्चात विजेता गठबंधन की सेनाओं ने कुछ दिनों तक विजयनगर शहर को लूटा, आगजनी एवं हत्या का अखाड़ा बना दिया। यद्यपि अरविंदो राजवंश अगले 50 वर्ष तक शासन तो करता रहा, परंतु विजयनगर साम्राज्य की शक्ति, प्रतिष्ठा और गौरव का अंत हो चुका था और शहर पूरी तरह उजड़ चुका था। तो यह है आपके विजयनगर साम्राज्य के बनने और बर्बाद होने की पूरी कहानी। ऐसे बना और ऐसे बिगड़ा, ऐसे बर्बाद हो गया। एक नीति की गलती ने पूरे विजयनगर साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। एक व्यक्ति की गलती ने, एक व्यक्ति की अदूरदर्शिता ने पूरे साम्राज्य का मटिया मेट कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि दूरदर्शिता, बिना सोचे कोई काम नहीं करना जिंदगी में। हर चीज के ड्रॉबैक्स हैं, हर चीज के बेनिफिट्स हैं, हर पक्ष, हर सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों पहलुओं को समझ लेना, जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं, चलते हैं, जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो इतना प्रभावशाली साम्राज्य था, वो इतना प्रभावशाली कैसे बना।
देखो, कोई भी साम्राज्य प्रभावशाली तब बन पाता है जब उसका प्रशासन अच्छा होता है। बिना प्रशासन के अच्छे हुए बिना आप अपनी नीतियों को जनता तक कभी नहीं पहुंचा पाएंगे, और अगर आपकी जनता आपसे संतुष्ट नहीं रहेगी तो आप लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। अगर आपकी नीतियों से जनता खुश नहीं है तो आप लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते हैं। और आपकी नीतियां कैसे पहुंचेंगी जनता तक? आपके प्रशासन के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन कैसा था और वो कैसे काम करता था। प्रशासनिक व्यवस्था कहां की? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर शासन एक केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत का मतलब शासन का, शक्ति का केंद्र एक व्यक्ति था, उसी के पास पूरी की पूरी ताकत थी, उसके अलावा किसी और के पास ताकत नहीं थी, वो ताकत का केंद्र था। जैसे सौरमंडल में ताकत का केंद्र कौन है? सूरज। उसी प्रकार से राजा ही पूरी की पूरी ताकत का केंद्र बिंदु था। राजा के इर्द गिर्द ही प्रशासन की सारी गतिविधियां चलती थी, ठीक है। जिसमें राजा एक उदार एवं प्रबुद्ध शासक होता था। उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। विजयनगर शासकों का दरबार अत्यधिक वैभवपूर्ण होता था, जिसमें सामंत, पुरोहित तथा साहित्य एवं कलाओं में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे। प्रशासन की सुविधा के दृष्टिकोण से साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जो राज्य अथवा मंडल कहलाते थे। तो जैसे आज के टाइम पर प्रशासन की सुव्यवस्थित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने अपने राज्यों को किसमें बांट रखा है? जिलों में बांट रखा है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी बांटा गया था। आप आज के टाइम पे जैसे हमने भारत को भी आज सही ढंग से चलाने के लिए क्या कर रखा है? राज्यों में बांट रखा है ना। एक पूरे देश को चलाने वाली सरकार है और फिर राज्यों को चलाने के लिए हमने सरकार बना रखी है। तो सेम सिस्टम, लेकिन यहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी एक व्यक्ति के पास पूरी पावर नहीं है। हमारे अभी के सिस्टम में संपूर्ण पावर एक व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन यहां पर भी 60% पावर केंद्र सरकार के पास है और 40% पावर राज्य सरकारों के पास है। ये भी सच है, ठीक है, ये भी सच है, ठीक। आगे सुनो। जो राज्य अथवा मंडल कहलाते थे, प्रत्येक राज्य एक नायक के अधीन था, जिसके पास सैनिक, असैनिक एवं न्यायिक शक्ति थी, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे मुख्यमंत्री, वैसे ये लोग मुख्यमंत्री, वैसे ये लोग कौन? नायक। या आप एक जिले का कलेक्टर को मान लो, कि उसके पास भी वहां की पूरी सैन्य ताकत, असैन्य ताकत और न्यायिक ताकत। भारत में आज के टाइम पे कलेक्टर के पास न्यायिक ताकत नहीं है, ठीक है, पर उस समय का मान सकते हो आप, नायक ऐसी भूमिका में रहा होगा। विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय शासन भी अत्यधिक व्यवस्थित था। प्रांत, नाडु, स्थल एवं ग्रामों में विभाजित थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो आत्मनिर्भर थी। तो जैसे आज के टाइम पर ग्राम है, वैसे ही गांव वाली व्यवस्था, मतलब भारत में जो ये व्यवस्था चली आ रही है ना, ये बहुत आदिकाल से ही चली आ रही। हमने आज कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई, हमने बस इसे क्या कर दिया है? हमने इसे लिखित कर दिया है, बस कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। हमने अपने पुराने सिस्टम को ही यहाँ पर अडॉप्ट कर रखा है, कुछ खास बदलाव नहीं किया है। सीधी बात यही है, हकीकत भी यही है। मध्यकाल की ही भांति भूमि राजस्व अथवा शिष्ट राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। मतलब कमाई का एक प्रमुख जरिया क्या था? भूमि राजस्व, ठीक है। राजस्व की दर फसल एवं भूमि की किस्म, सिंचाई का तरीका आदि के अनुसार अलग अलग थी। भूमि राजस्व के अतिरिक्त राज्य की आय के और भी अनेक स्रोत थे। राजा न्याय की सर्वोच्च अदालत था। यद्यपि
नियमित न्यायालय एवं अन्य न्यायिक अधिकारी भी होते थे। दंड विधान कठोर था, मतलब सजाएं कठोर दी जाती थी। ठीक है, कठोर था। विजयनगर शासन में आए विदेशी यात्रियों ने कृष्णदेव राय की न्यायप्रियता एवं न्याय के समक्ष सबको समान मानने के गुणों की अत्यधिक प्रशंसा की है। विजयनगर साम्राज्य की अपनी एक विशाल सेना थी, जिसके रखरखाव के लिए एक अत्यंत सतर्कता एवं कुशलता से निर्मित सैन्य विभाग था। सेना के प्रमुख अंग थे पैदल, अश्वहोरी, हाथी एवं ऊंट। राज्य की अपनी विशाल सेना थी, जिसमें आवश्यकता के समय प्रांतीय नायकों एवं कद्र राज्यों की सेनाएं भी सम्मिलित हो जाती थी। तो ये आपका पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक तंत्र था, जिस पर पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य चलता था। ये था विजयनगर साम्राज्य की ताकत का आधार। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बन पाया था। समझ में आई बात? प्रशासन बहुत बड़ी चीज है। बिना प्रशासन के आप एक अच्छे साम्राज्य का संचालन नहीं कर सकते हैं। साम्राज्य का संचालन तभी बेहतर तरीके से हो सकता है जब उसकी प्रशासन व्यवस्था बेहतरीन हो। बिना बेहतरीन प्रशासन व्यवस्था के आप साम्राज्य को लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। समझ में आई बात? साम्राज्य को अगर आपको लंबे समय तक चलाना है तो आपको बेहतर काम करना पड़ेगा। बिना बेहतर काम करे आप साम्राज्य को लंबे समय तक किसी भी हालत में नहीं चला सकते। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है? अगर आपको एक लंबे समय तक साम्राज्य को चलाना है तो आपको क्या, एक बेहतरीन सोच के साथ काम करना पड़ेगा, एक बेहतरीन प्रशासन व्यवस्था बनानी पड़ेगी, सबको सबका दायित्व देना पड़ेगा। बिना सबको सबका दायित्व दिए आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इनके प्रशासन के जो आधार थे, नायक और अमर नायक। ये इनके प्रशासन के आधार, रीढ़ की हड्डी थे। यही वास्तविक तौर पर पूरे प्रशासन को नियंत्रित करने का काम करते थे। राज्यों में यही पूरी की पूरी प्रशासन व्यवस्था का नियंत्रण करते थे। तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे। मतलब सेना जिनके जिनके हाथों में सेना होती थी उन्हें नायक कहा जाता था। इनके पास सैन्य बल होता था और इनका काम होता था साम्राज्य की किलों को नियंत्रण में रखना, साम्राज्य को सुरक्षित रखना, साम्राज्य के विकास में अपनी निष्ठा बनाए रखना इनका प्रमुख काम होता था। इन प्रमुखों को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु अथवा कन्नड़ भाषा बोलते थे। ये नायक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, परंतु ये अक्सर विद्रोह कर देते थे तथा सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही इन्हें वश में किया जाता था। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें शासक अथवा राज्य द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। राजस्व का कुछ भाग तो ये अपने व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासन की सैनिक शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करते थे, जिसके माध्यम से वे पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में रखा पाए। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों के रखरखाव तथा सिंचाई के प्रबंध आदि के लिए खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करते थे, जैसे वर्ष में एक बार भेंट भेजकर अथवा राज दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित होकर। परंतु वास्तविकता में इनके पास पर्याप्त शक्ति थी और यद्यपि राजा उनके हस्तांतरण के माध्यम से उनके ऊपर अपनी प्रभुसत्ता एवं नियंत्रण का दावा
करता था, परंतु इनमें से कई नायकों ने 17वीं शताब्दी में अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। केंद्रीय राजकीय ढांचे के विघटन में इस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विद्वानों ने अमर नायक प्रणाली को विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनैतिक खोज कहा है। उनके अनुसार इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए प्रतीत होते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि मतलब एक बेहतरीन शासन व्यवस्था बनाकर रखी थी विजयनगर के शासकों ने। मतलब जिन लोगों को उन्होंने इन राज्यों को संभालने का दायित्व दिया था, उनको अपनी स्वामी भक्ति बनाए रखनी पड़ती थी राजा के प्रति। अगर आपने राजा के प्रति अपनी निष्ठा खोई तो आप अपना पद भी खो सकते थे। और राजा इन पर अपना नियंत्रण अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए इनका समय समय पर ट्रांसफर करता रहता था, जिससे कि इनके अंदर एरोगेंस ना आए और राजा के प्रति विद्रोह करने की भावना कदापि पैदा ना होने पाए इनके मन में। इस चीज का ध्यान रखते हुए राजा इन पर अपना नियंत्रण बरकरार रखता था। अब आगे की क्लास में हम समझेंगे विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक, सामाजिक और अन्य चीजों को। आज के लिए बस इतना है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और आप सबसे ये आशा करता हूं कि आप सब ऐसे ही पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।